नमस्ते दोस्तों। खूनी डरावनी कहानियां इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी पहली कहानी आपके सामने सुनाने वाला हूं। कहानी उत्तराखंड की है, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कर्णपुर गांव, चारों ओर देवदार के घने जंगल और बीच से बहती ठंडी पहाड़ी हवा। दिनों में ये गांव शांति में डूबा रहता, लेकिन रातों में एक अदृश्य डर इसके हर कोने में रिश्ता था। कहते हैं इन पहाड़ों में जितनी चोटी ऊंची दिखाई देती है, उससे कहीं गहरी छाया नीचे छिपी होती है। अनया को नहीं पता था कि वो छाया उसके जीवन में उतरने वाली है। अनया, एक 25 वर्ष की लड़की, अपने पिता के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने लकड़ी के घर में रहती थी। उसकी माँ 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। तब से हर घर की दीवारें जैसे कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगी थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी रातें बहुत बेचैन थी। वो अक्सर नींद में किसी ठंडे स्पर्श से जाग जाती। कभी लगता कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा धीरे से सांस ले रहा है, लेकिन जागने पर कमरे में सिवाय धुंध की हल्की परत के कुछ नहीं मिलता। पिता इसे थकान कहते, लेकिन अनया जानती थी ये कुछ और ही है। अक्टूबर की रात भारी थी। आसमान बादलों से भरा, बिजली लगातार पहाड़ों पे चमक रही थी। अनया और उसके पिता कस्बे के बाजार से लौट रहे थे जब उन्होंने जंगल की पगडंडी के पास एक टूटी हुई बग्गी देखी। उस पर लालटेन टिमटिमा रही थी और अंदर बैठी एक लड़की उनके सामने आई। वो लड़की थी रत्निका। उसके कपड़े गीले हो गए थे, चेहरे पर अजीब चमक और आंखों में गहरा सन्नाटा। वो बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रुक सकती हूँ? पिता ने सहमति दी और अनया के दिल में एक अजीब कंपन उठा, जैसे कोई ठंडी परछाई उसके आर पार हो गई हो। जैसे ही रत्निका घर में आई, लगा जैसे हवा एकदम ठंडी हो गई हो। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में किसी इंसान वाली गर्मी नहीं थी। वो बोलती कम थी, सुनती ज्यादा, और उसकी आंखें किसी गहरे अथाह पानी की तरह। कभी कभी उनमें ऐसा खालीपन झलकता कि अनया कांप जाती। रत्निका दिन में कमरे में बंद रहती, पर रात होते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। अनया को लगने लगा कि रात में कोई उसके कमरे के चारों ओर घूमता है। धीमे कदमों की आहट, सांसों की फुसफुसाहट, कभी खिड़की पर किसी का रुक जाना, लेकिन देखने पर वहां कुछ भी नहीं। गांव वालों ने बताना शुरू किया कि रात के प्रहर जंगल से एक लड़की की आवाज आती है। वो आवाज इंसानी नहीं, कुछ खोखली, कुछ सुनी सी थी। अनया इस बात से डर रही थी, लेकिन किसी से कह नहीं पाती थी। ऐसे ही एक रात अनया ने देखा रत्निका उसके बिस्तर के पास बैठे उसे लगातार घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब मोहकता और साथ में किसी शिकारी की भूख थी। रत्निका ने कहा, तुम थक गई हो अनया, मैं तुम्हें आराम दूंगी। अनया का दिल धड़क उठा। कर्णपुर की बुजुर्ग महिला गौरी माई गांव की तथाकथित पागल मानी जाती थी, लेकिन लोग जानते थे उसे पहाड़ों के रहस्यों की अनकही जानकारी थी। एक दिन उसने अनया को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जिसे तुमने घर में जगह दी है वो एक रक्तपर्णी है। पहाड़ों की वो परछाई जो जवान लहू पीकर अमर रहती है, जो दिन में सोती है और रात में भटकती। अगर उसे पहचानना हो तो उसकी परछाई नहीं दिखेगी।
ये सुनकर अनया को हंसी आई और वो वहां से निकल गई और उसके मन में डर समा गया। उस रात अनया कमरे में थी जब रत्निका सामने के आईने में खड़ी दिखी, लेकिन आईने में उसके पीछे रत्निका की कोई परछाई नहीं थी। आईने में केवल अनया थी, रत्निका जैसे वहां थी ही नहीं। अनया के हाथ कांपने लगे, वो चीख उठी, लेकिन रत्निका बस मुस्कुराई, एक लंबी ठंडी मुस्कान। मत डर, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, इतनी जल्दी नहीं। रात गहरी होती गई। तूफान ने घर की लकड़ी की दीवारों को हिलाना शुरू किया। अनया आधी रात को फिर जागी। उसने महसूस किया कोई उसके बहुत पास खड़ा है। धीरे से उसने आंखें खोली और देखा रत्निका उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और दांत लंबे नुकीले थे। वो फुसफुसाई, एक बार अनया, सिर्फ एक बार, फिर तुम मेरी हो जाओगी। अनया चीखती हुई भागी। बाहर बारिश तेज थी, देवदार के पेड़ हिल रहे थे, हवा गूंज रही थी। अनया भागती जा रही थी। उसके पिता इस आवाज से जाग गए। वो भी अनया के पीछे भागने लगे। उनके पैरों के नीचे की पत्तियां भीगी और फिसलन भरी थी। अनया के पिता ने उसको आवाज दी, अनया रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। अनया भागती जा रही थी। पीछे से रत्निका की आवाज आती, अनया तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, हमारा बंधन तो अब शुरू हुआ है। रत्निका अंधेरे में दिखाई देती और एक पल के लिए गायब हो जाती, जैसे धुंध ने आकार लिया हो। अचानक रत्निका सामने आ खड़ी हुई, आंखों में शिकारी चमक। तुम मेरी हो हमेशा से। हताश भयभीत अनया पीछे हटती गई। ठीक उसी पल एक चीख गूंजी। गौरीमय हाथ में जलता देवदार ताबीज लेकर आई। दूर हट रक्तपर्णी, अब तो किसी की जान नहीं ले पाएगी। रत्निका चीखी, एक ऐसी चीख जिसने जंगल की चुप्पी को चीर दिया। उसकी त्वचा राख जैसी होने लगी और शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन उसके धुंधलाते चेहरे की आंखें अंतिम क्षण तक अनया को घूरती रही, उसी शिकारी लालसा के साथ। और फिर वो हवा में विलीन हो गई। कर्णोपुर में दिनों बाद शांति लौटी। अनया धीरे धीरे सामान्य होने लगी और रात में कभी कभी जब वो शीशे में खुद को देखती, गले पर दो बहुत हल्के लाल निशान दिखाई देते, जो हर दिन थोड़ा और गहरे होते जा रहे थे। और कभी कभी अंधेरे कमरे में बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, बस एक बार अनया, एक बार और। अनया समझ गई थी कहानी खत्म नहीं हुई थी। रत्निका के गायब होने के बाद कर्णपुर गांव को लगा अब भय समाप्त हो गया है, और पहाड़ों पर ऐसा कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ आकार बदलता है और वापस लौटता है। अनया को लगे 7 महीने बीत चुके थे और उसकी रातें आज भी धीमी फुसफुसाहट से चौंक उठती, और उसके गले पर बने 2 हल्के निशान अब स्थायी दाग बन चुके थे। वो सोचती थी ये निशान यादें हैं, लेकिन वे तो दरवाजा थे जिससे एक पुराना अंधेरा फिर लौटने वाला था। अनया में धीरे धीरे विचित्र परिवर्तन दिखने लगे। वो दिन में थक जाती थी, लेकिन रात में ऊर्जा से भर जाती। धूप उसे चूटने लगी थी और उसकी आंखों की पुतलियां कभी कभी बिल्कुल काली हो जाती। उसके पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया और कोई कारण नहीं मिला। एक रात अनया ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी और कुछ पल बाद फिर सामान्य हो गई। आईने में उसके पीछे कोई परछाई जैसे हिलती थी, धुंधली स्त्री जैसी आकृति। वो बुदबुदाई, मुझे यहाँ से निकालो। अनया भय से कांप उठी। गौरीमाई कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वो जानती थी रत्निका भले न रही हो, उसकी छाया अब भी जिंदा है और वो अनया से बन चुकी है। गौरीमाई ने अनया को बुलाकर कहा, रक्तपर्णी कभी मरती नहीं बेटी, उसकी आत्मा उस व्यक्ति में बस जाती है जिसे वो चुनती है।
रत्निका ने तुझमें अपना बीज बो दिया है। अगर इसे रोकना है तो तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ? अनया ने कांपते स्वर में पूछा। कर्णपुर के पार, रक्तवन में, जहां पेड़ों की पत्तियां भी खून की तरह लाल है। अनया सुनकर डर गई, लेकिन उसे पता था यदि वो नहीं गई तो अगली रक्तपर्णी वही बनने वाली है। अनया ने ये सब बातें अपने बचपन के मित्र अंशुल को कही। अंशुल ने कहा, अनया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो दोनों काली घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ सूखे, हवा भारी और वातावरण में अजीब खामोशी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ों की पत्तियां सचमुच लाल होने लगी, मानो धूप नहीं रक्त से सनी हो। अंशुल घबरा कर बोला, ये जगह ठीक नहीं लग रही अनया। अनया ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यहाँ आना ही होगा। मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। अंशुल ने उसका चेहरा देखकर डर से सांस रोकी। एक पल के लिए अनया की पुतलियां गायब थी। रात होने पर वे रक्तवन के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा था। दीवारों पर अजीब प्रतीक चिन्ह जिन्हें देख के लगता था कि जैसे वो कुछ सांसें ले रहे हो। मंदिर के अंदर पत्थर की एक मूर्ति थी, एक स्त्री जिसकी आंखें काली और दांत नुकीले थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, रक्तपर्णी, अमर प्यास की देवी। अंशुल बोला, अनया, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अनया जैसे सम्मोहित हो गई थी। वो मूर्ति की ओर बढ़ी और तभी मंदिर के भीतर की आग अपने आप जल उठी। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम आ गई मेरी उत्तराधिकारी। मंदिर की दीवारों से धुंध उठने लगी। वो धुंध एक आकृति में बदलने लगी। धीरे धीरे रूप स्पष्ट हुआ। वो रत्निका थी, और अब उसका चेहरा और भी भयानक था। त्वचा राख जैसी, आंखें गहरे अंधेरे जैसी, और उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। रत्निका ने कहा, मैं नष्ट नहीं हुई अनया, मैं तेरे भीतर छिपी रही। अब तू तैयार है मेरी तरह बनने के लिए। रक्तपर्णी बनना एक श्राप नहीं, शक्ति है। अंशुल चीखा, अनया, उसके पास मत जाना। रत्निका ने हाथ बढ़ाया, आ जाओ, तुम्हें दर्द से मुक्ति मिलेगी, तुम रात की रानी बन जाओगी। अनया की आंखें भर आई। वो कांप रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ भयानक। अंशुल ने मंदिर की दीवार पर उकेरा पुराना मंत्र देखा। उसे याद आया, गौरी माई ने कहा था, रक्तपर्णी को रोकने का एक ही तरीका है, उस मनुष्य की आत्मा को पुकारो जो उसे मानव बनाता था। अंशुल ने कांपते स्वर में अनया से कहा, लड़ो अनया, तुम रत्निका नहीं हो, तुम वो लड़की हो जो गर्मियों में नदी में हंसते हुए कूदती थी। तुम मेरी दोस्त हो अनया, तुम इंसान हो अनया। अनया रो पड़ी। उसकी आंखें काली से सामान्य होने लगी। लेकिन रत्निका गरजी, चुप, वो मेरी है। रत्निका ने अंशुल पर हमला किया। अंशुल गिर पड़ा और घायल हो गया। अनया के भीतर कुछ फट गया। वो चीखी, एक इंसानी दर्द भरी चीख। उसने रत्निका की ओर हाथ फैलाया। लाल रोशनी फैल गई। मंदिर कांपने लगा। रत्निका दर्द से चीखती गई। उसका धुआं बिखरने लगा। अनया बोली, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकती, कभी नहीं। रत्निका ने अंतिम बार अनया को घूरा और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। अनया और अंशुल गांव वापस लौट आए। अनया के गले के निशान हल्के पड़ गए थे। अब वो सामान्य दिखने लगी थी। लोगों ने कहा, रक्तपर्णी का आतंक खत्म हो चुका है। लेकिन अनया जानती थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कभी कभी आईने में उसके पीछे वही धुंधली आकृति दिखाई देती जो धीरे से मुस्कुराती थी, अभी नहीं अनया, अभी नहीं। अनया समझ गई, ये केवल युद्ध का पहला दौर था। अंधेरा अभी भी उसका नाम जानता था और वो जरूर वापस लौटेगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।